हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। मैं आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 2021 बैच के पेपर के अनुसार, उसके ट्रेंड के अनुसार मैंने बनाया है। हालांकि इसमें प्रश्न कम हैं, पहला प्रयास है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, एंटीपोड पत्रिका का संबंध किससे था? जो एंटीपोड जर्नल था उस ज्योग्राफी में उसका जिक्र आता है, वो किससे संबंधित था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका आंसर है उग्र सुधारवाद, रेडिकलिज्म। एंटीपोड जर्नल का संबंध रेडिकलिज्म से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है? ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इनमें से कौन महासागर हिंद महासागर में अवस्थित नहीं? कौन सा जो द्वीपीय देश है वो हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? साइप्रस। ठीक है, साइप्रस आपका भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में है, बाकी सब हिंद महासागर में। मॉरिशस हिंद महासागर में है, सेशेल्स भी है, कोमोरोस भी है। ये तीनों जो देश हैं, द्वीपीय देश है, अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साइप्रस भूमध्य सागर में है। तो आंसर हुआ साइप्रस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, सौर कलंकों का तापमान अपने चारों ओर के तापमान से कितना कम होता है? ये अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको पीजीटी में टीजीटी में देखने को मिल सकते हैं। तो जो सूरज होता है उसकी सतह का जो तापमान होता है, ठीक है, उसकी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से जिसका तापमान कम होता है, आसपास का ऐसा क्षेत्र जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उन्हें सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, तो उन सौर कलंकों का तापमान कितना होता है? अपने आसपास के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिएगा, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। सौर कलंकों का तापमान अपने चारों ओर के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगलुहास धारा का संबंध किस महासागर में है? हम लोग जानते हैं कि महासागरों में जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। तो अगलुहास जो धारा है उसका संबंध किस महासागर से? इसका संबंध है हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हिंद महासागर की एक धारा है और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, अगलुहास एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न, चौथा हो गया, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क सिंह पूंछ बंदर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लाइन टेल मकॉक के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये केरल में है। ठीक, शांत घाटी, ठीक है, नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में है, जहाँ पर आपको सिंह पूंछ बंदर देखने को मिलेंगे। ओके, नेशनल पार्क से भी प्रश्न आते हैं। अगला देखिए, छठा, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? वेगनर ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उनके अनुसार गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का भाग था, दक्षिण अमेरिका भी गोंडवाना लैंड का भाग था। इस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें सारे ये भारत और प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब जुड़े हुए थे। इसको कहा गया है गोंडवाना लैंड। जो ऊपरी उत्तरी भाग था उसको लारेशिया कहा गया। तो गोंडवाना लैंड का इनमें से कौन सा भाग नहीं था? यूरोप। यूरोप लारेशिया का भाग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल से घिरा नहीं है, यानी लैंड लॉक्ड नहीं है? कौन सा देश इनमें से? तो इसका आंसर होगा उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। ये स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। बाकी बोत्सवाना लैंडलॉक्ड है, बोलीविया लैंडलॉक्ड है, लाओस लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना आपका अफ्रीका में है, बोलीविया दक्षिणी अमेरिका में है, लाओस एशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आपने पढ़ा होगा भूगोल में। उसकी क्या विशेषता होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है विश्व के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है ऑप्शन के हिसाब से जो इससे प्रभावित नहीं है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ नहीं है? मध्य चिली में है भूमध्य सागरीय जलवायु, इटली में है, कैलिफोर्निया में है, वेनेजुएला में नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेनेजुएला में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती? आप जानते हैं स्वेज नहर
स्वेज नहर क्या है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, मिस्र से होकर जाती है स्वेज नहर। और स्वेज नहर में कई जगहों पे झीलें हैं छोटी छोटी, तो कौन सी इनमें से झील नहीं है जो स्वेज नहर में नहीं पाई जाती, वो है तुर्काना झील, ठीक है। लिटिल बिटर झील है, ग्रेट बिटर झील है, टिम्सा झील है, तुर्काना झील हमारा आंसर। ये स्वेज नहर में नहीं है, स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पड़ती है। तुर्काना झील को रुडोल्फ झील भी कहते हैं, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुर्काना झील को रुडोल्फ झील भी कहते हैं और ये इथियोपिया में है। इथियोपिया जो अफ्रीकी देश है, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में है तुर्काना झील। ओके, अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और सिंपल भी है, सबको पता होगी, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए। इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, बहुत बार प्रश्न आता है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगला प्रश्न, वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ। ये इस तरीके के प्रश्न आपको खूब देखने को मिलेंगे पीजीटी में, टीजीटी में, गलती मत करना, अच्छे से याद कर लीजिए। वातावरण नियतवाद का विचारधारा का जो जन्म हुआ किस देश में, वो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जर्मनी में हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं 12वां प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं, चावल का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा, बिल्कुल सही बात, यानी ये तीनों बातें सही हो गई। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, हरित क्रांति के कारण भारत में मोटे अनाज और दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, नहीं, यही हमारा आंसर है, गलत पूछा गया था। कौन सा, यहाँ पे असत्य छूट गया था, तो असत्य पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति की वजह से गेहूं चावल का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मोटे अनाज और दालों का उत्पादन घटा था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। 13वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न इस तरीके का आता है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई। बिम्स्टेक एक संगठन है देशों का, इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 6 जून 1997, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 जून 1997 को हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है, ठीक है, मुख्यालय ढाका में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है, एक तरफ जनजातियां हैं और एक तरफ निवास क्षेत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको गलत ढूंढना है। पिग्मी के सामने लिखा है नील नदी बेसिन, तो यही सीधा गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पिग्मी रहते हैं कांगो बेसिन में, ठीक है, अफ्रीका की जो नदी है कांगो बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, उसमें नील नदी में नहीं, कांगो बेसिन में रहते हैं पिग्मी लोग। बुशमैन कालाहारी में रहते हैं, बिल्कुल सही। मसाई केन्या में रहते हैं, बिल्कुल सही। सेमांग मलेशिया में रहते हैं, बिल्कुल सही। तो सारे सही हैं, एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया। ये तो बहुत बार प्रश्न आता है और पीजीटी में आया भी था। यूनिफॉर्मिटिज्म का जो सिद्धांत है, ठीक है, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, जेम्स हट्टन, आप जानते हैं जेम्स हट्टन, ये पढ़ा होगा हमने, सिंपल प्रश्न है, एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया है जेम्स हट्टन ने। अगला प्रश्न, किसने हिमालय को प्रादेशिक रूप से बांटा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। भारत पे, उनकी जातियों पे, जनजातियों पे, पहाड़ियों पे कुछ भी किसी भूगोलवेत्ता ने, वैज्ञानिक ने काम किया, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हिमालय को प्रादेशिक रूप से किसने बांटा था, तो आंसर है सर सिडनी बुरार्ड। सर सिडनी बुरार्ड ने भारत को प्रादेशिक रूप से बांटा था। पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऐसे करके उन्होंने बांटा था, ठीक है। सर जो हर्बर्ट रिजले हैं, इन्होंने भारतीय प्रजातियों को बांटा है अलग अलग, ठीक है, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, इनकी एक बुक के बारे में पीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 17वां, किस नदी को पीली नदी कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पीली नदी कहा जाता है वांगहो नदी को, ये चीन की नदी है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। जिस एरिया से बहती है वहाँ पे पीली पीली रेत पाई जाती है, जब उस नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी पीला सा हो जाता है, इसलिए उसको पीली नदी कहते हैं। वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद कर लीजिए। 18वां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, पुस्तकें खूब पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, अच्छे से याद कर लिए, डेविड हार्वे। ये पुस्तक डेविड हार्वे की है। पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, बुक्स एंड दियर ऑथर्स ज्योग्राफी में, आपको ज़रूरत होगी तो आप हमसे मांग सकते हैं, सारे नोट्स मेरे पास हैं, उन्हीं से मैंने तैयारी करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ठीक है। तो डेविड हार्वे की है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। अगला देखते हैं, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। नेचर इज़ नेवर मोर देन एन एडवाइज़र, ठीक है, नेचर इज़ नेवर मोर देन एन एडवाइज़र कथन किसका है, बहुत फेमस कथन है, ये भी प्रश्न आया था, कई जगहों पे आता रहता है, विडाल डी ला ब्लास, ठीक है, ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे विडाल डी ला ब्लास, इनका ये कथन था, ठीक है। ये संभववाद के प्रणेता माने जाते हैं। संभववाद
के पक्षधर थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां और अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न मैंने इसमें रखे थे। निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? नियतिवादी विचारधारा यानी वातावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं था। हमबोल्ट थे, रिटर थे, कुमारी सेम्पुल भी थी, विडाल डी लाप्लास नहीं थे। विडाल डी लाप्लास नियतिवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे, वो संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करा सकूँ मैं। और पेपर होगा, आज नहीं कल होगा, पक्का पेपर होगा, मेहनत करते रहिए, मौका मत छोड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।